हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो कर लेते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, अगर जिससे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़े। जैसे आपको पता है यूपी टेट 2000 जुलाई 2026 में होना प्रस्तावित है, 100% होगा आपका। इसी अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से आपके यूट्यूब पर फ्री बैच चल रहा है आपका अग्नि परीक्षा बैच, किस इंस्टीट्यूशनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दी। कौन सा अग्नि अग्नि परीक्षा बैच चल रहा है जो आपको बिल्कुल निःशुल्क है। कोई भी इसमें आपको फीस नहीं देनी है और सारी कुछ आपको मिल रहा है। आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन सब कुछ फ्री मिल रहा है। तो इसलिए जुड़े रहिए। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है पर्यावरण, जिसे बोलते हैं ईवीएस। ठीक है, आज क्लास नंबर 2 है कंटेंट वाली। और इसमें हम पढ़ेंगे अजैविक घटक। अजैविक घटक ये थोड़ा टाइप हो गलत, तो अजैविक घटक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 क्लासें कर ली हैं। 2 हमने की हैं, 2021 का पेपर किया है और 2013 का पेपर किया, जिससे ये 2 पेपर कराने का मकसद ये था कि आपको सिलेबस से जोड़ा जा सके। और कल क्लास थी पर्यावरण की, जिसमें हमने जैविक घटक पढ़े थे। वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लिया। आपको यूपी टेट बेहतर होने वाला है, यहाँ से पढ़ लिया। तो टारगेट इसमें 125 का रखा है, टारगेट 125 प्लस का रखा है। आपने सही से पढ़ लिया ना तो 125 100% आ जाएगा। बस आपको पढ़ना सही से, ये नहीं देखो गुमराह करने वाले आपको बहुत मिल जाए। गुमराह हो गए तो फिर आप खुद ही जिम्मेदार हो उसके। और 100% आपको सुपर डेट भी देने को मिलेगा। ये आपको हम कहते हैं 100% आपको सुपर डेट भी देने को मिलेगा 2026 में। 2026 में आपको सुपर डेट भी देने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सुपर डेट ना देने को मिले। तो इसलिए जुड़े रहिए चैनल पे और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। और आपको पता है 2019 से पहले वैकेंसी आई थी, उसके बाद आपको 26 में आ रही हैं। इसमें आप चूके तो फिर आप सोच सकते हो कहाँ पहुँच जाओगे। इसलिए अपनी तैयारी बेहतर रखिए और कंटेंट आपको इतना बेहतर दिया जाएगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे इस नंबर पर कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारा नंबर 78 30 70 19 64, इस पर मुझे संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की हो रही है आपको सब कुछ मिलेगा। ये नहीं कि आपको बीच में छोड़, कोई भी डाउट है आपको कमेंट कर दीजिए या मेरे को मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे। और आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह चाहिए, पीडीएफ या नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे इस पर संपर्क कर सकते हो। नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आप मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ मिलने वाला। तो सोचिए किस बात की देरी है। आप अच्छे से, यूट्यूब पर किसी ने फ्री बैच नहीं दिया है और वो कंटेंट भी नहीं देंगे जो आपको मिलने वाला है। तो इसलिए जुड़े रहिए और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। और आपको पता है जुलाई में ही एग्जाम आपका होगा 100%। आपको जो लोग कह रहे हैं कि जुलाई में नहीं होगा, आप वहाँ मत रहिए। आप वहाँ मत रहोगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे, कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं होगा। सोचिए आपका टाइम पीरियड इतना इम्पोर्टेंट चल रहा है कि इसमें आपका कुछ नहीं हुआ तो सोचो इसके जिम्मेदार कौन हो सकता? कोई नहीं हो सकता। ये मौका आप मान लीजिए लास्ट मौका है आपके लिए शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग आपका लास्ट मौका है। आप शिक्षक बनना चाहते हो तो 2026 आप अपने 6 मंथ तोड़ लिए, या आप फरवरी चल रही है, आप दिसंबर तक अपने को एक जगह स्थायी कर दीजिए। और वहाँ से जहाँ पे भी आपका स्टेबल है वहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी किताबें लाइए, नोट्स पढ़िए और वहाँ से क्लास देखिए, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। ये नहीं कह रहे आप यहीं से पढ़िए, लेकिन कहीं से पढ़िए, लेकिन 2026 आपके लिए गोल्डन चांस है। 2026 आपका क्या गोल्डन चांस है। 2026 में कुछ नहीं हुआ तो भाई देख लीजिए 27 में चुनाव है, किसी की भी सरकार बन जाए, किसी की भी सरकार बन जाए, वो 2 साल तक आपका कुछ नहीं करने वाली। तब तक आप बहुत ओवर एज हो जाओगे, फिर आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। जो आपका अभी पढ़ने में मन लग रहा है उसके 2 साल बाद उतना मन नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना। और कंडीशन भी बदलती रहती हैं, हर टाइम एक जैसी कंडीशन नहीं होती है। तो इसलिए आप अपना 100% दे के 2026 में एक जॉब शुरू कर लीजिए जो आपका भविष्य आपका बेहतर कर सके। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए तो ये बिल्कुल जुड़ना ना भूलिए। एक बार जुड़िए, आपको कंटेंट मिले, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट लगाइए, कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाइए, आपको सेम टू सेम यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि आपको कहीं से ज़्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है, आपको बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। बस आप जुड़े रहिए और अपनी तैयारी बेहतर करते रहिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे जैविक घटक। आज जैविक घटक बनना, कल रह गया था जैविक घटक के थोड़े पॉइंट, वो देख लेते हैं
उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे जैविक घटक क्या है, जैविक घटक का महत्व क्या होता है, ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला का क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं और क्या करते हैं, ऊर्जा प्रभाव बनाए रखते हैं। ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो बनाए रखते हैं, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना, यानी कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाए रखते हैं जिससे खेती बढ़िया की जा सकती है। तो ये इसके जैविक घटक के, ये जैविक घटकों के महत्व थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जैविक घटक आपको पता ही कौन से, कल पढ़ाया था। जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, उन्हें जैविक घटक कहते हैं। जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वो अजैविक घटक होते हैं। जैसे जैविक घटक में क्या, उदाहरण के लिए क्या हो जाए, मनुष्य हो जाएगा आपका, मनुष्य में आपका जीवन पाया जाता है। और क्या हो जाएगा, पशु हो जाएंगे, पशु हो जाएंगे आपके, और क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएंगे, इसमें भी जीवन पाया जाता है। ये आपके क्या है, जैविक घटक है। ये ध्यान रखना, ये कल वाली जिसने क्लास देगी उसे ये डाउट उसका क्लियर हो गया होगा कि जैविक घटक क्या होते हैं और अजैविक घटक क्या होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली, इसलिए कल वाली क्लास जरूर देखी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे जैविक घटक। आज हम क्या पढ़ें, जैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, अब मोटा मोटा आप सुन लीजिए। जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जो जैविक घटक जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, निर्जीव होते हैं। जैविक घटक क्या होते हैं, जिसमें निर्जीव होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जो प्रकृति ने बनाए हुए, जैसे आपको यहाँ पर समझा देते पहले। आज जैविक घटक, आज जैविक घटक, आज जैविक घटक क्या होते हैं, जिसमें आपका निर्जीव हो, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, इसे हम कहते हैं निर्जीव, जिसे कहते हैं निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता और जो प्रकृति द्वारा बनाए गए हों, जो प्रकृति ने बनाया हो, जो प्रकृति ने बनाया हो, किसने, प्रकृति ने बनाया हो, ठीक है, बनाया हो, किसने, प्रकृति ने बनाया हो, या प्रकृति दत्तों, किसे बोलते, प्रकृति दत्तों, प्रकृति दत्त, प्रदत्त हो, ठीक है। मतलब अजैविक घटक क्या होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, जो प्रकृति ने बनाया, प्रकृति तत्व, प्रकृति जैसे आसपास के, ठीक है, जो प्रकृति तत्व, ये आप ध्यान रखना। अजैविक घटक क्या होते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, अजैविक घटक होते हैं, ठीक। मोटा मोटा आपको यही याद रखना। अजैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे आपके पत्थर है, जैसे आपके क्या हो गया, जैसे आपके क्या हो गया, पर्वत हो गया, पर्वत में जीवन नहीं पाया जाता, क्या हो गया, पठार हो गया, आपके पठार हो गया, समुद्र हो गया, समुद्र हो गया, इसमें क्या जीवन नहीं पाया जाता। ये आपको नदियाँ हो गई, ये अजैविक घटक के उदाहरण होते हैं। ये क्या होते हैं, अजैविक घटक के उदाहरण होते हैं। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के वे निर्जीव जीव होते हैं। निर्जीव आ गया, जिसमें निर्जीव मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। निर्जीव भौतिक और रासायनिक तत्व होते हैं जो जीवन मतलब जैविक घटक को सहारा देते हैं, जिन्हें प्रभावित करते हैं। मुख्य अजैविक घटकों में सूर्य का प्रकाश, जैसे जल है, वायु है, मिट्टी है, तापमान है, खनिज है और जलवायु शामिल होते हैं। ये घटक जीव की वृद्धि, प्रजनन और अस्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए आवश्यक होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो, पर्यावरण के वे अजैविक घटक जो पर्यावरण के वो अजैविक घटक से तात्पर्य है जिसमें निर्जीव तत्वों से ऐसे संसार से होता है जिसमें प्रकृति ने बनाया हो, व प्रकृति तत्व। यहाँ से भी आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे ये देखो, इसमें क्या कह सकते हैं, पर्यावरण के वे अजैविक घटक से तात्पर्य है कि निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसमें क्या होता, प्रकृति ने बनाया हो, किसने, प्रकृति ने बनाया हो और प्रकृति तत्व हों। और उदाहरण के लिए आपके पत्थर हो गए, पठार हो गए, समुद्र हो गए, नदियाँ हो गई, ठीक है। तो आपको पता हो गया जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक वो होते हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य हमारे लिए क्या है, प्रकाश देता है। वायु है, जल है, ये इसके मुख्य घटक होते हैं, ये अजैविक घटक के मुख्य घटक होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, जैविक घटक आप पता लग गया। जैविक घटक कैसे पहचानोगे, जैसे परिभाषा आपको देने को आ जाए तो क्या कहोगे,
जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अजैविक घटक के महत्व। अजैविक घटक के उदाहरण जैसे आपको सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश हमें क्या करता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश प्राथमिक स्रोत होता है, प्राथमिक स्रोत होता है जो हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, जो हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, प्रकाश की किरण। ठीक है, दूसरा क्या, जल। जल का सभी जीवों के अस्तित्व के लिए अनिवार्य होता है। जल हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है, बिना जल से इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, ये सभी जीवों के लिए होता है जो प्राकृतिक होते हैं। फिर कहते हैं वायु। वायु क्या है, ऑक्सीजन श्वसन के लिए और कार्बन, जिसे हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरत होती है, उसी हिसाब से जैसे, और कार्बन डाई पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों को जीवित के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हमें मिले, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके। ठीक है, फिर कहते हैं मिट्टी। मिट्टी का पोषक तत्व और आधार प्रधान होते हैं। ये क्या होता है, पोषक तत्व आधार प्रधान होते हैं। ठीक है, तापमान हमें क्या करता है, तापमान जीवों की गतिविधियों को प्रभावित करता है। कहते हैं जीवों की गतिविधियों को प्रभावित करता है। तो इसके ये महत्व हो गए। नेक्स्ट देखें अजैविक घटकों का महत्व क्या होता है। अब अजैविक घटकों का महत्व देखिए, अजैविक घटकों का महत्व आप देखिए क्या कह रहा है। अजैविक घटक जैविक घटक जैसे पेड़ हो गए, आपके जानवर हो गए, सूक्ष्म जीवी हो गए, के वितरण और विकास को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए आप रेगिस्तान का उच्च तापमान, कम पानी में पाए जाने वाले जीव, और वर्षावन जैसे कम तापमान अधिक पानी के जीवों में बर्फ अजैविक घटकों के कारण ही होता है। किसके, अजैविक घटकों के कारण ही होता है। ठीक है, तो क्या कहोगे, अजैविक घटकों का महत्व क्या है, कैसे अजैविक घटक जैविक घटकों के जानवरों सूक्ष्मजीवी के वितरण और विकास को निर्धारित करते हैं। किसको करते हैं, विकास और वितरण को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए आपके रेगिस्तान का तापमान है क्या, कम पानी में पाए जाने वाले जीव, और वर्षावन क्या होते हैं, वर्षावन। ठीक है, जिसमें कम तापमान की जरूरत होती है, अधिक पानी होता है। ठीक है, कि जीवों में बर्फ जैविक कारण होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ। ये सारा आपके कंटेंट है, ये सारा आपका कंटेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है आपको कहीं से पढ़ाया जा रहा, कहीं से भी पढ़ा, ऐसा नहीं है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा, अब देखते हैं महत्वपूर्ण तत्व क्या है। ये देखें महत्व, अब हम दोनों के देखते हैं, जैविक अजैविक हमने पढ़ लिया, अब इसके महत्वपूर्ण तत्व देखते हैं। अजैविक और अजैविक हमने पढ़ लिया, तो जैविक प्लस अजैविक घटक मिलकर कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के बाद पारिस्थितिकी तंत्र ही हम पढ़ने वाले हैं। अजैविक और जैविक, जैसे हम डायरेक्ट आपको पारिस्थितिकी तंत्र भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, आपको जैविक और अजैविक के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके बाद ही पारिस्थितिकी तंत्र को स्टार्ट किया जा सकता है। तो अब ये देखिए आपको पता हो गया, जैविक प्लस अजैविक मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र का ही निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, अजैविक और जैविक मिलकर ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, जैविक घटक। जैविक घटक क्या होते हैं, सजीव होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, ये आपको पता होगा, जिसमें जीवन पाया जाता है जैविक घटक होते हैं। जबकि अजैविक घटक क्या होता है, जिसमें निर्जीव, निर्जीव मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, निर्जीव मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता। दोनों चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई आपको, जैविक अजैविक दोनों आपने पढ़े हैं, देखो दोनों क्लियर हो रही हैं यहाँ पे। जैविक आपको क्या, जिसमें जीवन पाया जाता है, अजैविक जिसमें जीवन नहीं, निर्जीव मतलब होता है जीवन नहीं पाया जाता, सजीव मतलब होता है जीवन पाया जाता है। ठीक है, अब घटक क्या होते हैं, पर्यावरण को सफाई कर्मी भी कहते हैं, जैसे मृदा को उपजाऊ बनाना, अब घटक भी हमने पढ़े हैं कल, अब घटक भी पढ़े हैं। तो क्या होता है, अब घटक वो होते हैं जो सफाई कर्मी का मतलब पर्यावरण को सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है।
तो ये आपको क्लियर हो गए होंगे, जैविक, अजैविक और अपघटक, ये आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसी प्रकार की। तो आपका देखो जैविक अजैविक घटक हो गया। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, जब पारिस्थितिकी तंत्र टॉपिक स्टार्ट हुआ तो आपको कोई ही दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने पीछे जैविक अजैविक अवघटक पढ़ रखे हैं, तो वही से रिलेट आगे टॉपिक है, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो ये नोट हो गया, इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। पर्यावरण और मानव के मध्य क्या पढ़ेंगे, संबंध। पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध पढ़ें। इसमें सबसे पहले आप समझ लेते हैं पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध क्या है। सबसे पहले आपका इसमें क्या आया, आपका सबसे पहले आपका आया इसमें, सबसे पहले आखेट काल, आखेट, सबसे पहले क्या आया आपका अखेट काल। अखेट काल आया, अखेट काल को ही हम कहते हैं शिकारी काल भी कहते हैं शिकारी काल भी इसे कहते हैं, शिकारी काल भी कहते हैं इसे हम शिकारी काल भी कहते हैं। इसे हम आदि मानव काल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आदि मानव काल, आदि मानव काल। इसे हम 3 नामों से जानते हैं। सबसे पहले कौन सा आया, आखेट काल। आखेट काल क्या होता है, जैसे सबसे पर्यावरण का ये सबसे पहले मतलब सर्वप्रथम काल यही आया था, आखेट काल। आखेट काल आया था, इसे हम शिकारी काल भी कहते हैं, इसे हम आदि मानव भी काल कहते हैं। उसके बाद क्या है, पशुपालन काल आया आपका, क्या आया, पशुपालन काल। इसके बाद क्या आया, पशुपालन काल आया आपका। दूसरे नंबर पर क्या आया, दूसरे नंबर पर आपका आया पशुपालन काल। पशुपालन काल जिसमें आपने पशुओं का ज्ञान हो गया था, पशुपालन काल आया। फिर आपका आया कृषि काल, जिसमें मनुष्य को कृषि काल आया आपका। फिर आपका चौथे नंबर आया प्रौद्योगिकी काल आया, फिर प्रौद्योगिकी काल आया, ठीक है। प्रौद्योगिकी काल को ही विध्वंस भी कहते हैं, प्रौद्योगिकी मानव भी कहते हैं, और इसे कृषि काल को ही परिवर्तनकर्ता भी कहते हैं। इसे कृषि काल को क्या हम कहते हैं, परिवर्तनकर्ता भी हम कहते हैं। इसे आद्य मानव भी कहते हैं। और पशुपालन काल को कहते हैं रूपांतरणकर्ता, इसे हम रूपांतरणकर्ता या सहायकर्ता भी कहते हैं। तो मानव और पर्यावरण के बीच संबंध क्या है, ये आपके क्रम से ये है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये कहाँ से, ये है पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। परिचय आप देखिए, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध जो है, इनका सबसे पहले आपको परिचय पता होना चाहिए। जैसे मानव और पर्यावरण का संबंध जो होता है अत्यंत घनिष्ठ है। कैसा, अत्यंत घनिष्ठ है। मानव और पर्यावरण का संबंध जो अत्यंत घनिष्ठ है, जो मानव और पर्यावरण का संबंध है अत्यंत घनिष्ठ है, क्योंकि मानव और पर्यावरण के ही संबंध को ही आगे बढ़ाया गया, ठीक है। जैसे मानव अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण पर ही निर्भर था। जैसे मानव क्या है कि अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण पर ही निर्भर है। यही मानव की गतिविधियाँ पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। ये मानव की गतिविधियाँ जो क्या है, ये पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसलिए मानव और पर्यावरण का संबंध परस्पर माना है, परस्पर लगातार। आप इसे कैसे समझोगे कि पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध कौन कौन से हैं। जैसे मानव और पर्यावरण का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है, मतलब जुड़ा हुआ है, अत्यंत घनिष्ठ, ठीक है। और मानव अपने जीवन के लिए पूर्णतः पर्यावरण पर ही निर्भर है। कैसे पूर्णतः, किस पर, पर्यावरण पर ही निर्भर है। किस पर, पर्यावरण पर ही निर्भर है। यही मानव की गतिविधियों पर्यावरण को प्रभावित भी करती हैं। तो आपको पता हो गया पर्यावरण और मानव के बीच क्या संबंध है, घनिष्ठ संबंध। कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। तो ये याद कर लेने का, कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। ये आपका कैसा घनिष्ठ संबंध है, ये आपका कैसा घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण का कैसा घनिष्ठ संबंध है, ये आपको ध्यान रखना, घनिष्ठ संबंध है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या, मानव की पर्यावरण पर निर्भर कैसे है। जैसे मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण पर आधारित है। मानव को जो मूलभूत आवश्यकताएं पड़ती हैं वो किस पे आधारित है, वो पर्यावरण पर ही तो आधारित है। जैसे
वायु हो गई आपकी, वायु किसके लिए ज़रूरत होती है? सांस लेने के लिए। वायु की मनुष्य को क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों पड़ती है? सांस लेने के लिए। जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जल की आवश्यकता पानी और कृषि के लिए पड़ती है। पानी और कृषि के लिए आवश्यकता पड़ती है। पानी की हमें क्यों जरूरत पड़े? पीने के लिए और कृषि करने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या? भूमि। भूमि क्या करता है? भूमि का हमें क्यों जरूरत पड़ती है? निवास करने के लिए और खेती करने के लिए। भूमि की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? निवास जहाँ हम रहेंगे वो भूमि तो होती है, जहाँ खेती होती है वहाँ कृषि होती है। तो ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है भूमि की? पानी बकाना निवास करने के लिए और खेती करने के लिए। वन की जरूरत क्यों पड़ती है? जिसमें लकड़ी ही हमें मिलती है, औषधि मिलती हैं और भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। खनिज का उद्योग और विकास के लिए। खनिज की जरूरत क्यों पड़ती है? उद्योग और विकास के लिए। तो आपको पता है मानव जो होता है पर्यावरण पर क्यों निर्भर है? क्योंकि उसे सांस की जरूरत है, जल की जरूरत है, भूमि की जरूरत है, वन की जरूरत है, खनिज की जरूरत है। उसे इन आवश्यकताओं जरूरतों के लिए ही तो पर्यावरण पर निर्भर है। अगर चीज़ें नहीं हो तो इंसान का जीवन होगा? नहीं होगा। इंसान का जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ें नहीं होंगी तो इंसान का जीवन कैसे पॉसिबल? तो इनकी ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे जल नहीं होगा तो आपका जीवन नहीं होगा, वायु नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका जीवन समाप्त। जैसे आपने कोविड में देखा ही था, जिसका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन नहीं है तो इंसान खत्म, जल नहीं है इंसान खत्म, भूमि नहीं है निवास कहाँ करेगा? तो अभी जीवन खत्म। वन नहीं है तो लकड़ी शुद्धि भोजन कहाँ से प्राप्त करनी होगा? तो ये मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य के लिए। ये मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकता है जो उनके दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन चीज़ों की 100% जरूरत होती है। जिस दिन इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती इंसान खत्म हो जाता है। जिस दिन इन चीज़ों की पूर्ति ना हो इंसान खत्म हो जाएगा। इनमें से ऑक्सीजन ही आपका खत्म हो जाए, जीवित इंसान नहीं रहेगा। आपको जल ही ना मिले तो इंसान कब तक जीवित रह सकता? नहीं रह सकता ना। तो यही इनका मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया है वायु की हमें क्या जरूरत है, जल की क्यों, भूमि की। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऐसे। अब देखो मानव पर्यावरण पर प्रभाव, जो मानव का जो पर्यावरण पर प्रभाव क्या है। जैसे प्रभाव देख सकते हैं, जैसे मानव की विभिन्न गतिविधियों को पर्यावरण को प्रभावित है। जैसे कि वन की कटाई हो जाए तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, प्रदूषण होने लगा। आज का रीजन क्या है? वनों की कटाई हो रही है। रीजन यही है, वनों की कटाई हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लोगों प्रदूषण बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन गैसों जो हानिकारक गैसें वो ज़्यादा प्रवेश कर रही हैं। तो वनों की कटाई और शुद्धिकरण और शहरीकरण, प्रदूषण में जल है, वायु है, जल है, ध्वनि है, भूमि है, ये सब प्रदूषण हो रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होना, मतलब ये चीज़ें नष्ट हो रही हैं तो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण नष्ट हो रहा है। इससे मनुष्य के जीवन पे हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। सोचिए वनों की कटाई हो जाए तो ऑक्सीजन आप कहाँ से लोगे? ऑक्सीजन लेवल ही खत्म हो जाए, जीवन कैसे पॉसिबल है? औषधीकरण ज़्यादा बढ़ जाए, वनों की कटाई कम हो जाए तो जीवन हो सकता है। जहाँ वनों होती है वहाँ ऑक्सीजन, आपको पता है पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन हमें ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की पेड़ों को ज़रूरत है। तो ये पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है। तो चलो उसमें क्या पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसमें पर्यावरण क्या होता है? इसमें असंतुलन, इसका असंतुलन बिगड़ जाता है, संतुलन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों की मेन चीज़ होती है वो भी चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर कब पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर कब पड़ेगा? यदि मानव सहज हो जाए, सतर्क हो जाए, मतलब एक्टिव हो जाए तो पर्यावरण की रक्षा भी कर सकता है। कैसे कर सकता है? वृक्ष लगा के। वृक्ष जितने लगाओगे उतना ही पर्यावरण अच्छा होगा। जल संरक्षण करके, जल का बचाव करके। आज का जीवन क्या है, लोगों को एक बाल्टी की जरूरत होती पानी की, 5 बाल्टियाँ खत्म करता है। ये क्या होता है? ये पर्यावरण हानिकारक है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है? सकारात्मक पड़ा जल संरक्षण, जल का बचाव करके। स्वच्छता अभियान चला गया। ठीक है। प्रदूषण को नियंत्रण करना, ऊर्जा का बचत करना, बचाव करना, ये चीज़ें आपको पर्यावरण को मतलब सकारात्मक प्रभाव पहुंचा सकती हैं। जैसे वृक्ष, जितने वृक्ष लगाओगे आपको उतना ही पर्यावरण अच्छा होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़िया होगा, जो हानिकारक गैसें हैं ये नष्ट हो जाएंगी। आपने पहले देखा, पहले वन बहुत हुआ करते थे। अब चले जाइए, अब लोग
वन की खत्म हो रही है। तो ये आप वृक्ष लगा के, जल संरक्षण करके, स्वच्छता अभियान चला के, प्रदूषण नियंत्रण करके, ऊर्जा की बचत करके ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, ये क्या सकारात्मक प्रभाव। कोई चीज़, कोई भी दिक्कत है बताओ, कोई भी दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ फ्री मिल रहा है। डेली क्लास आपको पता है हमारी कितने बजे होती है? डेली क्लास आपको पता 5 बजे ही होती है, तो 5 बजे जुड़ना आप ना भूलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पर्यावरण जो संतुलित बनाए, मानव पर्यावरण जो संतुलन बनाए रखे। संतुलन बनाने के लिए क्या होना चाहिए कि मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कैसे बनाए? जो बिगड़े ना। जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, अजैविक तो प्राकृतिक आपदाएं, इन चीज़ों से बचाने के लिए जैविक विविधताओं को ह्रास न करना जैसी समस्याओं का उत्पन्न होती हैं। मानव जो होता है, मानव पर्यावरण संतुलन बनाए रखोगे तो ये चीज़ें घटित नहीं होंगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक, जैव विभिन्नता, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये मानव और उसके बीच संबंध पता लग गया आपको। मानव इसके बीच संबंध पता लगे। अब आगे हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इसके मतलब कृषि काल, अब अखेटर काल, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या हम पढ़ेंगे आगे? अब पढ़ेंगे अखेटक काल। अखेटक काल क्या होता है? ये आपको ये मनुष्य इतिहास का प्रारंभिक काल माना जाता है। ये मनुष्य इतिहास का प्रारंभिक काल माना जाता है। ये मनुष्य जो होता है, मनुष्य जंगलों में रहता था और शिकार व कंद मूल फल खाता था। पहले कंद मूल फल पर निर्भर रहता था और शिकार जंगल में शिकार करता था, कंद मूल फल खाता। जो भगवान जी 14 साल वन में रहे थे, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने यही खाए थे। नंबर 3 पॉइंट क्या? स्थायी घर नहीं होते थे। पहले घर की कोई व्यवस्था नहीं थी और गुफाओं में भी निवास करते थे। ये क्या, गुफाओं में रहते थे। जंगलों में क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे। ठीक है, और पत्थरों के औजार का ही प्रयोग करते हैं। इन्हें पत्थरों का सबसे पहले इन्होंने पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे। ठीक है, पर्यावरण पर प्रभाव बहुत कम था। इन्हें पर्यावरण पर प्रभाव बहुत कम था। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है? प्राकृतिक पर पूर्ण निर्भर थे। ये सबसे पहले प्रकृति पर पूर्ण निर्भर थे। किसमें? प्रकृति पर निर्भर थे। मुख्य विशेषता यहाँ देखो, ये प्रकृति पर पूर्ण निर्भर थे। अखेटर काल आपको पता लग गया। अखेटर काल वो होता है जिसमें मनुष्य का प्रारंभिक काल है और जी सबसे पहले वहाँ जंगलों में रहते थे, कंदमूल और शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, जीवन व्यतीत करते थे। और क्या है? और ये स्थायी इनके घर नहीं हुआ करते थे और गुफाओं में निवास करते थे और पत्थरों के ही औजार इन्होंने प्रयोग किए थे सबसे पहले। और पर्यावरण का प्रभाव बहुत कम था इनके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बनों की पहले जरूरत बहुत थी। ये फैक्ट्रियाँ आप बनी हैं। मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता इनमें जो प्रकृति निर्भर थे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है पशुपालन काल। पशुपालन काल मनुष्य ने पशुओं को मनुष्य ने जो था पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। पशुपालन काल में क्या किया उन्होंने? पशुओं को पालना शुरू कर दिया और जैसे गाय, भेड़, बकरी आदि का पालन किया। सबसे पहले गाय, बकरी और भेड़ का पालन किया। और भोजन के लिए क्या होता है? दूध है, ऊन है आदि प्राप्ति होने लगी। इन्हें भोजन के लिए दूध, ऊन आदि की प्राप्ति होने लगी। अस्थायी से जीवन प्रारंभ करने लगे। अर्थ स्थायी जीवन से ये जीवन प्रारंभ करने लगे। कैसे? पशुपालन काल में। ठीक है, पर्यावरण में हल्का परिवर्तन शुरू हो गया था। इनका जो पर्यावरण में हल्का जो था परिवर्तन शुरू हो गया था। और ये मुख्य विशेषता पशुओं पर आधारित जीवन था। ये क्या है? पशुपालन में क्या था? पशुओं पर आधारित जीवन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा पॉइंट औद्योगिक काल। इसमें क्या है? इसमें मशीनों का भी विकास होने लगा था। औद्योगिक काल में इन्होंने मशीनों का भी विकास होना स्टार्ट हो गया था। वैज्ञानिक आविष्कार से भी जीवन आसान हुआ था। वैज्ञानिक आविष्कारों से ही जीवन आसान स्टार्ट हो गया था। शहरीकरण और औद्योगिकरण भी बढ़ावा हुआ था। शहरीकरण और औद्योगिकरण का बढ़ावा हुआ था। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। इसमें क्या होती? पर्यावरण प्रदूषण की समस्या जो थी उत्पन्न हो गई। क्यों होगी? क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक धुआं, इससे भी पर्यावरण दूषित होने लगा था। प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होना। प्राकृतिक संसाधनों का क्या था? प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन होना लगा।
मुख्य विशेषता क्या था, विज्ञान और तकनीकियों का प्रभाव बढ़ गया था। इसमें क्या था, ये मेन चीज़ें आप ध्यान रखना, ये चीज़ें अंडरलाइन जो हम कर रहे हैं, विज्ञान और तकनीकी का प्रभाव अधिक हो गया था कि जैसे जैसे साधन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी समस्याएं बढ़ती रहेंगी। ठीक है, अब देखो पर्यावरण की अवधारणाएं क्या थी। पर्यावरण की अवधारणा, आप देखिए ये पॉइंट बच्चे, पर्यावरण की अवधारणा जिसे नियतवादी अवधारणा। नियतवादी अवधारणा क्या है, इस अवधारणा में का मनुष्य का प्रकृति का श्रेष्ठ और मनुष्य को गौण मानते थे। इसमें क्या नियतवादी अवधारणा में क्या था कि इस अवधारणा का मानना है कि प्रकृति श्रेष्ठ है और जो मानव है जो गौण है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना है। ये इस अवधारणा का मतलब नियतवादी अवधारणा का मानना है जो मनुष्य है जो प्रकृति के हाथों का खिलौना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ये अवधारणा रूढ़वादी प्रकृतिवादी का समर्थन करती थी। ये अवधारणा क्या थी, रूढ़वादी प्रकृति का समर्थन करती थी। ये अवधारणा आदि मानव का समर्थन करती थी। कौन सी, नियतवादी अवधारणा क्या है कि ये अवधारणा आदि मानव जीवन का समर्थन करती थी। ठीक है, ये अवधारणा उपागम पर बल भी प्रदान करती। ये अवधारणा क्या है कि उपागम पर भी बल प्रदान करती थी। तो ये कौन सी, नियतवादी अवधारणा। पर्यावरण की अवधारणा सबसे पहले कौन सी, नियतवादी अवधारणा, नंबर 1 नियतवादी अवधारणा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या है, संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा क्या है, ये अवधारणा मनुष्य को श्रेष्ठ मानती थी। प्रकृति को गौण मानती थी। नियतवादी अवधारणा क्या थी, ये मनुष्यवादी अवधारणा क्या थी, मनुष्यवादी अवधारणा देखिए, मनुष्यवादी अवधारणा ये क्या था, ये अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती थी। अब लेकिन ये क्या है, मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है, प्रकृति को गौण मानती है। ये इसमें अंतर है ओनली, और कोई अंतर नहीं है। इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य परिवर्तनशील है और प्रकृति के प्रत्येक पहलू पर परिवर्तन कर सकता है। ये अवधारणा क्या है, संभववादी अवधारणा क्या मानती है कि ये मनुष्य परिवर्तनशील है और प्रकृति में प्रत्येक पहलू पर परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, प्रौद्योगिकी काल क्या होता है, ये समर्थन करता था और इसका समर्थक था। ये अवधारणा प्रयोगवाद पर भी बल देती है। ये अवधारणा क्या, प्रयोगवाद पर भी बल प्रदान करती है। ठीक है, ये अवधारणा विज्ञानवाद पर भी बल देती है। कौन सी, संभववादी अवधारणा, ये विज्ञानवाद पर भी। तो ये आपको क्लियर हो गया वो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, नवनियतवादी अवधारणा। नंबर 3 क्या, नवनियतवादी अवधारणा। ये अवधारणा प्राकृतिक और मनुष्य दोनों की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। ये किसको, मनुष्य, ये नियतवादी जैसे प्राकृतिक और मनुष्य दोनों की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। उसमें आपको क्या करना, ये आप ध्यान रखना। उसमें आपको नियतवादी में क्या था, उसमें नवनियतवादी में आपको पता है अवधारणा प्राकृतिक और मनुष्य दोनों को श्रेष्ठ मानती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, अवधारणा प्राकृतिक और मनुष्य दोनों को के मध्य संतुलन स्थापित करती है। ये क्या, दोनों के बीच संतुलन स्थापित करती है। तीसरा पॉइंट क्या, इस अवधारणा का मानना है कि मनुष्य को प्रकृति में परिवर्तन करना परंतु प्रकृति नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य प्रकृति के अनुसार ही हो जाना चाहिए। मनुष्य को क्या, प्रकृति के अनुसार ही होना चाहिए। इस अवधारणा सतत विकास पर भी बल प्रदान करती है। सतत विकास मतलब लगातार चलने वाले विकास पर भी इसका योगदान रहता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। आप यहाँ से देखिए, पहले कहा था नियतवादी संभावना, ये प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और मनुष्य को गौण मानती है, इतना ध्यान रखना। संभववादी अवधारणा, ये मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है, प्रकृति को गौण मानती है। ये कहती है नवनियतवादी अवधारणा, ये अवधारणा है आपकी, ये अवधारणा प्रकृति और मनुष्य दोनों को श्रेष्ठ मानती है और स्वीकार भी करती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। आप देते हो, ये चीज़ें होगी। अब हम कल इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ये मानव निर्मित घटक कौन से होते हैं। मानव निर्मित घटक आपको जो मानव निर्मित घटक कौन से अर्थ होता है, वे सभी वस्तुएं संरचना जो व्यवस्था जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं, मानव निर्मित अवघटना कहलाती हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके तैयार की जाती हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके तैयार की जाती हैं। तो ये पॉइंट आपका खत्म हो गया। कल हम पढ़ने वाले हैं पारस्थितंत्र। तो मानव निर्मित घटना आपको पता नहीं, जैसे आपको उदाहरण भी देते हैं। उदाहरण आपको देख लिए, जैसे आपके धर्म हो गया, ये किसने बनाया, मानव ने बनाया। संस्कृति हो गई, ये किसने बनाई, ये
मानव ने ही तो बनाई, ये संस्कृति होगी, ये संविधान कुछ भी है, ये सब किसने, मानव द्वारा निर्मित है। जो मानव द्वारा निर्मित होता है मानव निर्मित, इसका इसका डेफिनेशन आपको पता है, वे सभी वस्तुएं, संरचना या व्यवस्था जो मनुष्य द्वारा निर्मित बनाई गई हैं उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित घटक कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके तैयार की जाती हैं, ये मानव निर्मित हो गई। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। कल हम करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। कल हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो कल जुड़ना ना भूलिए, कल हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। कल हम क्या पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। कल हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ने वाले। तो ये जैविक अजैविक घटक खत्म हो गए, जैविक और अजैविक घटक खत्म हो गए। कल हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। आप इसलिए जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए। बिल्कुल आपको वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। पर्यावरण के क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते ही हैं पर्यावरण से। उसके बाद और चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आपको पढ़नी है। आपके 10 से 12 क्वेश्चन आते ही हैं। जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और कोई दिक्कत है तो हमारा ये नंबर है, तो उस पर हमें संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको हो रही है तो हमारे इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा। आपको पता ही ये बैच चल रहा है, बिल्कुल निःशुल्क बैच चल रहा है। कौन सा, अग्नि परीक्षा बैच बिल्कुल फ्री चल रहा है। अग्नि परीक्षा बैच यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। क्लासें प्रॉपर आपकी स्टार्ट हो गई, कंटेंट वाली दूसरी क्लास है आज। और जो क्लासें नहीं देखी हैं तो जरूर देखी जाके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों को कर दीजिए। और लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।